हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आता है। पर मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स मैं आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। मैंने एक BYK कॉलेज है, उसका एक स्टोरी बनाया है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। ये स्टोरी, ये हेनरी फेयोल का जो 14 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो पहले तो जब ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको 4, 5, 8 मार्क का आ सकता है। वर्ल्ड का कोई भी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो उसमें ये जरूर आता है। पर जिस प्रकार से इधर दिया है उसके बजाय आप ऐसे लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, इसको ABCD और E मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल के दिए हुए उससे आप शुरू कर सकते हो। आप सिंपल सा बोलो, प्रिंसिपल मतलब एक यूनिवर्सल या फंडामेंटल ट्रूथ, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो गाइड करता है डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर। और हेनरी फेयोल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उन्होंने 1916 को एक बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एज जनरल, जिसको 1949 में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम पर। और फिर ये डेफिनेशन, और फिर बेटा आप ई शुरू करोगे एक एक करके ये 14 प्रिंसिपल्स। मैंने जैसे आपको बताया है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो स्टोरी, ये अभी मैं आपको एक एक करके पॉइंट विद एग्जांपल बताता हूं। ये एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपके पूरे के पूरे 14 पॉइंट्स 1 मिनट में लर्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये हेनरी फेयोल ने पूरे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए दिया था। सिंपल सा है उनका लॉजिक, जो टोटल काम है परचेज, सेल, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, उन्होंने बोला काम को बांटो और स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ। आप कैसे काम को बांटोगे पूरे कंपनी में? परचेज डिपार्टमेंट अलग करो, प्रोडक्शन अलग अलग करो, सेल्स अलग करो, ठीक है ना, HR अलग करो, और जैसे कि प्रोडक्शन में इंजीनियर को हायर करो, अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करो, मार्केटिंग में या सेल्स में MBA को हायर करो। सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, वर्क को छोटे छोटे टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरल भाग में बांटना है, उसको डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना है, उस डिपार्टमेंटल हेड बनाना है। इससे स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि जो आदमी जिस काम के लिए सूटेबल है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, उसको अपॉइंट किया जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, काम को बांटो, स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ, इससे काम में स्पेशलाइजेशन आता है। ओके। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजन। आपके कॉलेज में ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है। फिर आएगी टीचर, फिर स्टूडेंट। सो ऑथोरिटी डिसीजन मेकिंग या ताकत, ऑथोरिटी एक लीगल ताकत है जो आपको मिलता है। ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। सो बोलने का तात्पर्य है कि आपको कंपनी में मैनेजमेंट और जूनियर को सबऑर्डिनेट बोलते हैं। मैनेजमेंट को काम करवा के लेना है सबऑर्डिनेट से, और सब जूनियर को सबऑर्डिनेट बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है टू द मैनेजर। सो जहां जहां ऑथोरिटी आएगा वहां वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल की जवाबदारी है कॉलेज में लेक्चर्स हो, एग्जामिनेशन हो, रिजल्ट्स हो, तो किसके थ्रू करवाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, टीचर्स, फिर एग्जाम कंडक्ट करना, रिजल्ट्स। तो प्रिंसिपल का अथॉरिटी है, तो टीचर, क्लर्क्स ये सबसे काम करवा के ले रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ रनिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। सो जहां अथॉरिटी है बेटा वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अथॉरिटी कहाँ फ्लो होता है? डाउनवर्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फ्लो होता है? अपवर्ड्स। जहां अथॉरिटी है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सिंपल सी भाषा में फेयोल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर डिसिप्लिन क्या है? इट इज रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे, एम्प्लॉइज को रूल्स ओबे करना पड़ेगा। जैसे कंपनी है बॉश, उसमें 4 वर्कर्स दारू पी के आए थे, कंपनी ने हकाल दिया, उस समय स्ट्राइक भी हो गया था, लेकिन
कंपनी ने फिर भी वापस नहीं लिया एम्प्लॉइज को। आज कोई भी पी के जाता नहीं होगा, क्योंकि कंपनी, उनको पता है कंपनी हकाल देगी। सो डिसिप्लिन से गोल्स अचीव होना आसान होता है। कंपनी में एक बोलते हैं ना, लीडरशिप मेंटेन होता है, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना है, क्लियर गोल सेट करना है, डिसिप्लिन के जो पॉइंट्स है वो क्लियरली बताने हैं, और डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो तो पेनल्टीज जो संभाल के जो पेनल्टीज हो वो भी बताना जरूरी है। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अभी देखो, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, लेयर हुआ नहीं है, हायरार्की भी बोलते हैं, टॉप टू लोअर लेवल। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, टॉप में कौन है, प्रिंसिपल। सपोजिटली आपका, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपका सब्जेक्ट है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स मैनेजमेंट, ठीक है, या बिजनेस स्टडीज ले लो। आपका ये चैप्टर जो है दो टीचर सिखाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक टीचर का टेक्निक अलग, दूसरे टीचर का टेक्निक अलग। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि यूनिटी ऑफ कमांड मींस अ ग्रुप ऑफ जो एम्प्लॉइज है मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक मैच में 11 प्लेयर होते हैं, दो कैप्टन रहे तो एक बोलेगा, पहले बॉलर को मोहम्मद सिराज को बोलेगा, एक बोलता है शमी को तू पहला ओवर डाल, कंफ्यूजन होगा। सो एक हेड होना चाहिए। सो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत सिंपल है कि इफ एन एम्प्लॉय कमांड एक से ज्यादा अथॉरिटी से मिलता है, जैसे दो टीचर रहे, एक ही स्टूडेंट को दोनों टीचर ने अलग अलग काम बोला तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो एक सब्जेक्ट टीचर, या तो फिर दो सब्जेक्ट टीचर रहे तो चार, इसमें 8 चैप्टर्स है, चार एक टीचर सिखाए, चार अलग सिखाए। बट एक ही चैप्टर दो सब्जेक्ट टीचर सिखाए तो कॉलेज का कॉस्ट बढ़ता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, टीचर आपस में कंफ्लिक्ट होने का चांस रहता है। सो यूनिटी ऑफ कमांड में ये देखो, यहाँ पे क्लियर दिया है कि ये तीन सब जूनियर है, सबऑर्डिनेट बोलते हैं, रिपोर्टिंग टू ओनली वन बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉन्ग अप्रोच कम हो जाएगा। ये सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, ये इसको रिपोर्ट करे क्या इसको रिपोर्ट करे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो कोई भी ग्रुप, सपोजली फाइनेंस मैनेजर है तो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, इनकम टैक्स है, तीनों के तीनों फाइनेंस मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ये राइट अप्रोच है। सो यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल से लैंग्वेज में, अ ग्रुप ऑफ पीपल मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। आपके मन में एक सवाल होगा, क्रिकेट में कैप्टन होता है तो वाइस कैप्टन भी होता है, लेकिन जब क्रिकेट कैप्टन आउट ऑफ द ग्राउंड है ड्यू टू वट एवर रीजन, तो वाइस कैप्टन कैप्टन बनता है। सो एक ही मैदान में दो कैप्टन, ऑपोजिट टीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा कैप्टन है तो दूसरा कैप्टन नहीं बनेगा उस टाइम में मैदान में जब रोहित शर्मा है, तो आया समझ में। नेक्स्ट, पांचवा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये एक्चुअली देखा जाए तो यूनिटी ऑफ कमांड की तरह है, सिर्फ उल्टा है। कैसे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको स्टडी करना है, आपने 5 अलग अलग प्लान बनाए। एक प्लान बनाया सवेरे स्टडी करेंगे दोपहर को आराम, एक प्लान बनाया कि दोपहर को स्टडी करेंगे सवेरे आराम, एक प्लान बनाया रात को स्टडी करेंगे दिन में नहीं करेंगे, एक प्लान बनाया दिन में स्टडी करेंगे रात को नहीं। आपने 4-5 प्लान बनाए, अभी इनमें से आपके लिए जो बेस्ट सुटेबल है वही एक इंप्लीमेंट करो, आप चारों के चारों इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं वन हेड वन प्लान। आप 5 प्लान बनाओ लेकिन इंप्लीमेंट सिर्फ एक करो, क्योंकि आप एक साथ 4-5 प्लान इंप्लीमेंट करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज है, स्टूडेंट बोलता है कि कॉलेज का टाइम सवेरे 8 से 1, सिर्फ एक लेक्चर होना चाहिए, बाकी 8 से 9, बाकी 9 से 1 स्पोर्ट्स पीरियड। ये स्टूडेंट का विचारधारा, या स्पोर्ट्स पीरियड नहीं, मोबाइल पीरियड, बस गेमिंग 4 घंटा, आप तो एंजॉय करो। लेकिन कॉलेज चाहता है कि 5 घंटा लेक्चर हो। अच्छा ना हो, दोनों में मतभेद हो गया, नुकसान किसका होना है? स्टूडेंट का होना है। कॉलेज भी यदि अलाउ करता है तो 4 घंटा टीचर्स को फुकट का पगार देना पड़ेगा। सो एक सोल्यूशन, आप 4 घंटा टीचिंग रखो, 1 घंटा स्पोर्ट्स पीरियड या मोबाइल जो भी करना है स्टूडेंट्स को। सो बोलने का तात्पर्य, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है और पूरा कंपनी का इंटरेस्ट है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मतभेद हुआ, फर्क आया तो इंडिविजुअल कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल को समझाया जाए कि तुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ चलना पड़ेगा, तूने अपना गोल बनाया जो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ कम है। फॉर एग्जाम्पल,
तुमको साल में 1200 गाड़ियां बेचना है, महीने में 100 गाड़ियां बेचना है, एक एम्प्लॉय बोलता है मैं 80 गाड़ी बेचूंगा, तो कंपनी को प्रॉफिट कम होगा। सो बेटर है कि उसको बोला जाए कि तू 100 गाड़ी बेच जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ मैच करता है। सो प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, मतलब दोनों को साथ में लेके चलो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसीजन टॉप में लिया जाता है, बाकी लोग को सिर्फ फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टॉप, मिडल, लोअर तीनों को दिया जाता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। आपके कॉलेज में प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं कौन सी टीचर कौन सा लेक्चर लेगी, कब टेस्ट लेगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, पूरा प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में प्रिंसिपल टीचर को बोलते हैं कि आप लेक्चर लो बट कब टेस्ट लेना है आप डिसाइड करो, ठीक है, और रिजल्ट कब देना है आप डिसाइड करो। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल भी कर रहा है, टीचर को भी मौका दिया जा रहा है। सो सेंट्रलाइजेशन डिसीजन टॉप लेवल पे होता है और लोअर लेवल को फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टॉप, मिडल और लोअर, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। रिलायंस ले लो, डिसीजन टॉप लेवल पे क्या है, 5G लॉन्च करना, इंप्लीमेंट कौन करेगा, लोअर लेवल, उस पर डिसीजन तो होना पड़ेगा ना कि टावर्स लगेंगे, टेक्नोलॉजी लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा, सो ये लोअर लेवल में डिसीजन लिया जाएगा। सो रिलायंस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल कंपनी बॉम्बे में उन्होंने खुद का स्टोर डाला 18 अप्रैल को, आई थिंक 50-60 लाख रुपए उनका मंथली रेंट है, साल का 6 करोड़ हुआ। अब उन्होंने रेम्यूनरेशन, अब नॉर्मल स्टोर एप्पल में 15, 20, 25 हजार होगा, हर एम्प्लॉय को 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है। पहली बात तो उन्होंने इंजीनियर्स, MBAs, हाई क्वालिफाइड पीपल को हायर किया। अब प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन 1 लाख के बजाय 10 लाख दिया होता तो एम्प्लॉय लॉस में चला गया होता, एप्पल लॉस में चला गया होता। यदि सिर्फ 10-15 हजार दिया होता तो उनको क्वालिटी एम्प्लॉय नहीं मिले होते, अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिले होते। सो उन्होंने क्या बोला, जो MBA लाखों रुपए खर्चा करके MBA इंजीनियर बनाए, हम उसको हायर करेंगे, 1 लाख का सैलरी देंगे। अब क्या हुआ, इसके वजह से एप्पल ने क्वालिफाइड लोग को हायर किया, इंजीनियर, MBA, सब प्रॉपर लोग को। अभी एप्पल ने एक महीने में 25 करोड़ का सेल क्लॉक किया, वो भी प्री दिवाली। बोलने का तात्पर्य है कि आप रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाएगा, आप बहुत कम दोगे तो आपको या तो क्वालिटी एम्प्लॉय नहीं मिलेगा या वो छोड़ के चला जाएगा। सो रेम्यूनरेशन वो दो जो स्किल के हिसाब से, जैसे कि वॉचमैन का 8,000 होगा, कंपनी के क्लर्क होगा 12,000, एग्जीक्यूटिव का होगा 17-18 हजार, मैनेजर का होगा 40,000, डायरेक्टर का होगा लाख रुपया। सो स्किल के हिसाब से फेयर रेम्यूनरेशन आप दोगे तो सब अपने अपने जगह खुश रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन एक ऐसा चेन है, आप देखो, ये देखो टॉप, मिडल और लोअर, ये हायरार्की है। जैसे कि आपके प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, स्टूडेंट्स, ऐसे हायरार्की है। जैसे डायरेक्टर, ठीक है ना, मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव, वर्कर, ऐसे ये हायरार्की है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एक हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी, मैंने क्या बताया था, ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। तो एक इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए हायरार्की जरूरत पड़ता है। बट इसमें एक एग्जांपल दिया है कि सपोजिटली डी एक मार्केटिंग मैनेजर है, जी एक फिनेंस मैनेजर है। अब डी को, या डी एग्जीक्यूटिव समझ लो और जी भी, फिर डी मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव समझो और जी फिनेंस का एग्जीक्यूटिव समझो। सो डी को जी से कुछ बात करना है, सो डी सी से पूछेगा, बी से पूछेगा, ए से पूछेगा, परमिशन आया, फिर जी एफ से पूछेगा, ई से पूछेगा, ए से परमिशन आया, इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके बजाय ये स्केलर चेन के तहत हेनरी फेयल ने बोला कि एक गैंग प्लैंक ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइंस, जहां पे डी डायरेक्टली जी से बात करेगा विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द सुपीरियर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन वाले को परचेज से बात करना पड़ेगा मटेरियल्स के लिए, तो डायरेक्ट बात करो। तो एक स्केलर चेन उसने बनाया जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की होगा, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है, और शॉर्टकट के लिए जिससे काम फास्ट हो, एक गैंग प्लैंक ड्रॉ किया। डायरेक्टली यू डी नॉट टेक परमिशन फ्रॉम सुपीरियर फॉर एवरीथिंग, तुम डायरेक्टली इससे बात करो। इसको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोलते हैं। एक तो टॉप टू लोअर लेवल अथॉरिटी होना चाहिए और एक गैंग प्लैंक जिससे आसानी से कम्युनिकेशन फ्लो हो सके। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सिंपल सा है, द प्रिंसिपल इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज की हर जगह में सही चीज होनी चाहिए
और सब चीज अपने जगह पे होना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस और देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, इसलिए राइट प्लेस और राइट टाइम में जरूरत पड़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है। आप आपको एग्जाम है, आपका एचएससी का एग्जाम है, 11 बजे का पेपर है, 9 बजे आप हॉल टिकट ढूंढ रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, रिवीजन का भी टाइम जा रहा है। उसके बजाय आपने पिछले रात को, सपोजली वैसे तो 21 फरवरी को शुरू होता है, 20 फरवरी को ही आपने एक राइटिंग पैड, ठीक है ना, स्केल, पेंसिल, रबर, एक पाउच में सब डाल दिया, हॉल टिकट डाल दिया, पानी का बॉटल प्रॉपरली रख दिया, ठीक है ना, आपके बुक्स के बाजू में। तो जब नेक्स्ट डे आएगा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर लिया है। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है सब चीज़ सही जगह पे होना चाहिए और हर जगह का सही चीज़ रखना चाहिए, जिससे टाइम सेव होएगा और कॉस्ट सेव होगा कंपनी का। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबॉर्डिनेट्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जापान का एरोप्लेन JAL, आई थिंक जापान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, ठीक है ना, जापान का जो एयरलाइनर है, और अमेरिका का है, फर्क देखो। जापान का एयरलाइन में लोअर लेवल का आदमी और जो डायरेक्टर है जापान का एयरलाइन का, 6 से 7 गुना डिफरेंस होगा। 20,000 पगार होगा एम्प्लॉय को, तो डायरेक्टर को ₹1,00,000 होगा। वही अमेरिका में, मैं रुपीज में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल, 20,000 एम्प्लॉय का होगा तो डायरेक्टर का होगा 2 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़। सो 1000 टाइम्स फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। और जापान का जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय के साथ आराम से खाना खाएगा। इंडिया में भी आपको ये आसानी से मिलना नहीं है, अमेरिका में भी नहीं। बोलने का तात्पर्य प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, आप भेद मानते वो जूनियर है, बट सबको आप काम दोगे जूनियर को, लेकिन एम्प्लॉय के साथ भेदभाव मत करो। एक झाड़ू वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डायरेक्टर। यदि सबको सम्मान दिया जाए, सबको बराबर पगार उसके स्किल और काबिलियत के हिसाब से दिया जाए, तो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अभी आज से 15-20 साल पहले मेरा एक बैच चल रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक ग्रुप है, वो DBM करके कोर्स है, जिसके लिए रात को 8 to 9 बैच चलता था। आई थिंक कुछ 15 लोग थे। तो उस समय बोलेरो लॉन्च नहीं हुआ था, और टोयोटा की वजह से, टोयोटा लॉन्च हो गया था इंडिया में, तो महिंद्रा का सेल डिप हो रहा था, तो महिंद्रा का प्रॉफिट कम हो रहा था, तो वो लोग एम्प्लॉयज़ को, मजबूरी थी उनकी, निकाल रहे थे। तो जो एम्प्लॉय जो मेरे पास आते थे महिंद्रा के स्टूडेंट्स, वो लोग काफ़ी टेंस थे कि कल हमारा नंबर आ जाए। हम प्रार्थना करके जाते हैं कि हमको हकाला ना जाए। अभी आपको जॉब का स्टेबिलिटी नहीं दिया जाए तो क्या होगा, हो सकता है आपका काम में मन नहीं लगेगा, गलतियां ज़्यादा होंगे, आपका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द कंपनी कम हो जाएगा, आप दूसरी जगह पे जॉब ढूंढोगे, ठीक है ना। सो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट शुड इंश्योर कि आपको हटाया नहीं जाएगा, भले ही कंपनी लॉस में जाए, आपका हम पगार, हम भी खुद का भी कम कर देंगे, आपका भी कम कर देंगे, पर जॉब हटाएंगे नहीं। तो एम्प्लॉय बोलेगा ये फैमिली की तरह है कंपनी, तो वो डेडिकेशन से काम करेगा। यदि अभी जैसे कि गूगल ने 10-12 हज़ार लोग को आउट किया, फेसबुक ने, वर्ल्ड के सब बड़े, इंडिया में छोड़कर फॉरेन के जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, सब ट्विटर, सब जगह पे एम्प्लॉयज़ कम किए गए। सो यदि जॉब ही स्टेबिलिटी नहीं है, EMI चल रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, तो देखो आदमी का ब्लड प्रेशर। तो बोलने का तात्पर्य, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब रहा तो एम्प्लॉय कभी भी अपना 100% परफेक्ट काम नहीं कर सकता। इसलिए जापानीज लोग बहुत आगे। जापानीज लोग का मानना है कि हमारे कंपनी में जो आदमी आता है वो 20-30 साल काम करता है, अपने ज़िंदगी का 1/3, 8 घंटे का ड्यूटी है ना, 24 में से 1/3 देता है। तो हम एक आदमी एक ही कंपनी में पूरा जीवन बिता देता है, वो लोग लॉस भी रहा तो हटा, अवॉइड करते हैं हकलना। इसलिए जापान इतना आगे है, क्योंकि वहाँ का डेडिकेशन लेवल अलग है, क्योंकि एम्प्लॉयर आसानी से हटाता नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा होता है, लेकिन ट्रेडिशनली अमेरिका इंडिया से तो कम ही। नेक्स्ट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी दोगे तो डेडिकेशन देगा, क्वालिटी देगा, आउटपुट देगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब एक
ऐसा तरीका जो इनोवेटिव हो, नए प्रकार से काम करना। अभी कोई भी नया प्रकार मैनेजमेंट ने विरोध किया तो एम्प्लॉय क्रिएटिव बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको एप्पल का एग्जांपल देता हूँ। स्टीव जॉब्स कंपनी में थे, बाद में उनको हकल दिया गया था। जब बाद में वापस लिया गया क्योंकि कंपनी 3 महीना ही बचा था, बंद होने की हालत में थी, तो उन्होंने सब डिज़ाइनर्स को बोला आप जितना डिज़ाइन कर रहे हैं सब बंद कर दो, कंपनी हम एक नया डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसमें एक था सर जोनाथन आइव करके, तो वो टैलेंटेड था, आज उनके नाम पे 6000 पेटेंट्स हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव दिया सबको कि आप एक ही प्रोडक्ट के 50 रंग बनाने के बजाय एप्पल रूट क्या है एप्पल का, आप क्वालिटी जो चाहिए, तो उन्होंने प्रोडक्ट्स कम कर दिए और लिमिटेड प्रोडक्ट्स में ध्यान बढ़ाना शुरू किया। और फिर आगे आपका आईपॉड, फिर आईफोन, आईपैड, कैसे सक्सेस बाय सक्सेस होते गए। तो इनिशिएटिव दिया गया और सर जोनाथन आइव जो है, जिसको सर पदवी मिली गई है, पहले नॉर्मल एम्प्लॉय थे, पर स्टीव जॉब्स आने के बाद जोनाथन आइव और स्टीव जॉब्स की जुगलबंदी, सब स्टीव जॉब्स को जानते हैं, जोनाथन आइव को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एप्पल में जोनाथन आइव को लेजेंडरी स्टेटस है। मुझे लगता है अभी उन्होंने जॉब छोड़ के कंसल्टेंसी शुरू किया है, बट लेजेंड इन एप्पल। ठीक है, इनिशिएटिव जब आप लेते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में नए नए क्रिएटिव प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है ना। और प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिटी कॉर्प्स बेसिकली टीम वर्क, पीस, हार्मनी की बात करता है। अभी ऐसा भी हुआ है, मारुति कंपनी में स्ट्राइक हुआ, एम्प्लॉयज जो है उन्होंने एचआर के मैनेजर को मार डाला। ग्रेजियानो एक कंपनी है नॉर्थ इंडिया की, उसके सीईओ, डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को एम्प्लॉय ने मार डाला। ऐसे भी हुए हैं, टोटल पीस हार्मनी पूरा बर्बाद हो जाता है। तो एस्पिरिटी कॉर्प्स मतलब मैनेजमेंट और वर्कर दोनों ने स्टेप्स लेने चाहिए पीस और हार्मनी। तो मारुति में जब वो एम्प्लॉय को मार डाला, बहुत साल पहले की बात है, अभी वापस जब एम्प्लॉयज का पगारवाड़ का डिस्कशन हुआ, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक नहीं किया, स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं, और मैनेजमेंट चाहे बंद करना तो लॉकआउट करता है। ना मारुति ने लॉकआउट किया, ना वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, आपस में आए बैठे, कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, डिस्कशन किया, डिसीजन लिया, फैसला लिया, दोनों ने स्वीकारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे तरीके से चल रहा है। पिछले साल तो रिकॉर्ड 19,60,000 कार बेचे, 30-35 लाख का अपना कार मार्केट, आधा तो मारुति बेचता है। तो एस्पिरिटी कॉर्प्स रिफर्स टू पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 14 के 14 पॉइंट लर्न करने के लिए मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, तो वो प्रॉमिस में अभी निभाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सोचो, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आप प्रिंसिपल का ऑफिस तो आपको पता होगा। आप सोचो, एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 2 कैबिन्स है, 2 कैबिन्स के बीच में दीवार नहीं है, कांच है, ऐसा सोचो। तो ऐसा सोचो कि एक बीवाई के नासिक का एक कॉलेज है, आप सिम्बोयसिस सोचो, एनएमआई में सोचो, जो आपको ठीक लगता है वो कॉलेज सोचो, उसमें काम का बंटवारा किया है। ठीक है, प्रिंसिपल कॉमर्स देखता है, वाइस प्रिंसिपल साइंस देखता है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, दो आया समझ में, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 2 कैबिन्स है, डिवीजन डिवाइड किया वर्क को। कॉमर्स कौन देखता है? प्रिंसिपल। साइंस कौन देखता है? वाइस प्रिंसिपल। पर ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वाइस प्रिंसिपल। दोनों के कैबिन के बीच में जो कांच है उसमें एक कागज चिपकाया गया है, लिखा है डिसिप्लिन। ठीक है, वापस से एक बार शुरू करते हैं। कॉलेज ने वर्क डिवाइड किया है, डिवीजन ऑफ वर्क किया है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच में। प्रिंसिपल को कॉमर्स दिया गया है, वाइस प्रिंसिपल को साइंस दिया गया है। ठीक है, ऑथोरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है। दोनों के कैबिन के बीच में जो कांच है उसमें एक कागज चिपकाया गया, क्या लिखा है उसमें? डिसिप्लिन। अभी एक साइंस की टीचर आती है प्रिंसिपल के कैबिन में और बोलती है आज का कमांड क्या है सर? तो प्रिंसिपल बोलते हैं आप साइंस का है तो मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ, ये रहा वाइस प्रिंसिपल के, आप कैबिन में जाओ। तो डायरेक्शन देते हैं कौन? प्रिंसिपल, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क में वाइस प्रिंसिपल के पास साइंस है, प्रिंसिपल के पास कॉमर्स है। वापस से एक बार, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच में डिवीजन ऑफ वर्क है। ठीक है, प्रिंसिपल कॉमर्स देखेंगे, वाइस प्रिंसिपल साइंस देखेंगे, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है। दोनों के कैबिन के बीच में एक कांच है, वहां पे क्या वर्ड चिपकाया गया है? डिसिप्लिन। अभी एक टीचर आती है, बोलती है आज का कमांड क्या है? प्रिंसिपल के कैबिन में वो साइंस की या फिजिक्स के टीचर रहती है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं ये वाइस डायरेक्शन देते हैं वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में, वहां पे जाओ, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अभी इतने में
जो प्रिंसिपल की एक सबॉर्डिनेट, जूनियर, सेक्रेटरी, इंडिविजुअल रहती है, वो आती है। ठीक है, कौन? प्रिंसिपल की जूनियर को सबॉर्डिनेट बोलते हैं। सबॉर्डिनेट आती है, थोड़ी शांत रहती है। प्रिंसिपल पूछते क्या हुआ, तो वो सबॉर्डिनेट जूनियर बोलती है सर मेरा आज रेमुनरेशन हो सकता है, आज 7 तारीख हो गई। प्रिंसिपल बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मैं आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक देता हूँ। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक देता हूँ। तो लेट अस रिवाइज अगेन। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच में काम का बंटवारा किया गया है। प्रिंसिपल कॉमर्स देखेंगे, वाइस प्रिंसिपल साइंस देखेंगे। डिवाइड किया गया वर्क, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है। दोनों के कैबिन के बीच में कांच है, वहां पे क्या चिपकाया गया है? डिसिप्लिन। अभी एक साइंस की टीचर आती है और प्रिंसिपल को बोलती है आज का कमांड क्या है। तो जो प्रिंसिपल है बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जाएं, वहां पे आपको वाइस प्रिंसिपल गाइड कर देंगे। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल की जूनियर सबॉर्डिनेट आती है और बोलती है कि सर आज 7 तारीख हो गया, मेरा पगार, रेमुनरेशन मतलब पगार हो सकता है, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल। वो बोलते हैं ओके, मैं आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक देता हूँ, आप ये चेक ले लीजिए। अभी सबॉर्डिनेट बोलती है सर अर्जेंट था, क्या मैं जाकर तुरंत बैंक में जमा करके आऊँ? तो प्रिंसिपल बोलते हैं ओके, बट जाने से आप जब जाओगे दरवाजे में एक चेन है, चेन लगा के जाना। तो सबॉर्डिनेट बोलती है ओके, वो चेन लगा के जाती है। इतने में प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं कि हर एक स्टूडेंट को, सोचो कॉलेज एक कंपनी है, कॉलेज का हर एक स्टूडेंट को एक एक इक्विटी शेयर खरीदना होगा। ठीक है, इतने में वाइस प्रिंसिपल आते हैं प्रिंसिपल के कैबिन में और बोलते हैं कि मैंने 12 साल से इस कॉलेज में काम किया, मेरा टेन्योर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी था, पर मेरा 12 साल का टेन्योर खत्म होता है। मैंने इनिशिएटिव लिया दूसरे कॉलेज में अप्लाई करने का, मेरे को दूसरे कॉलेज में जॉब मिल गया है, पर आप मेरे साथ इतने अच्छे थे तो मेरी तरफ से एक एस्पिरिट, एस्पिरिट की घड़ी आती है, आप गूगल कर लेना, एस्पिरिट में परफ्यूम घड़ियाँ बहुत फेमस है, आपको एक एस्पिरिट की घड़ी मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। एक 14 के 14 पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोलोगे? एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है, दोनों ने काम का बंटवारा किया। प्रिंसिपल क्या देखते हैं? कॉमर्स। वाइस प्रिंसिपल क्या देखते हैं? साइंस। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वाइस प्रिंसिपल। दोनों के कैबिन के बीच में कांच है, उसमें क्या चिपकाया गया है? डिसिप्लिन। फिर एक साइंस की टीचर आती है प्रिंसिपल के कैबिन में और पूछती है आज का कमांड क्या है। प्रिंसिपल बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में, वहां पे जाओ, वो आपको बताएंगे। उतने में प्रिंसिपल की जूनियर सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट आती है और बोलती है कि सर आज मेरा रेमुनरेशन होता है, 7 तारीख हो गई। तो प्रिंसिपल बोलते हैं ओके, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले। वो बोलती है क्या मैं अभी जाके जमा कर सकती हूँ? तो प्रिंसिपल बोलते हैं ओके, पर जाते समय चेन लगा के जा, स्केलर चेन। तो वो जाती है। उतने में प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं, हर एक स्टूडेंट को एक एक इक्विटी शेयर देना होगा। ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल उतने में प्रिंसिपल के कैबिन में आते हैं और बोलते हैं मेरा यहाँ पे काफ़ी स्टेबल जॉब था, पर 12 साल से कर रहा हूँ, अब मेरा टेन्योर खत्म हुआ, मैंने इनिशिएटिव लिया, दूसरे कॉलेज में मेरे को जॉब मिल गया, आप मेरे साथ इतने अच्छे थे तो ये एस्पिरिट की मेरी तरफ से घड़ी स्वीकार लीजिए, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आया और एक्सप्लेनेशन भी आपको जम गया। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। कोई कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए अलग अलग, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।